नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग आगामी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं और प्रत्येक दिन प्रत्येक लेक्चर में 10 टॉपिक 10 क्वेश्चन के साथ हम लाते हैं। आज जो है हम 17वें लेक्चर तक पहुंच गए हैं, यानी कि इससे पहले का लेक्चर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज का जो ये पहला टॉपिक है, यह पहला प्रश्न है, इसके साथ हम चलते हैं कि क्या है यहाँ पर। बिहार के किस जिले में स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया था? देखिए यहां पर एक बार ध्यान दीजिएगा, मिथिला समिट 2024, स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 की बात की गई है। यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लगातार ये चर्चा में रहा है। बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में किया गया था, यह आपसे यह पूछा जा रहा है। यहां पर 4 विकल्प आपको दिया गया है। यहां पर देख लीजिए, ये जो शब्द हम देखते हैं क्या है कि ये जो व्याख्या है हम लेकर के आते हैं, क्योंकि आपको यह पीडीएफ भी उपलब्ध करा दिया जाता है। संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे, वहां पर निःशुल्क ये पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको अलग से नोट करने की आवश्यकता भी नहीं है। देखिए, बिहार राज्य में जो उत्तरी बिहार का हिस्सा पड़ता है, जहां जिसे आप मिथिला कहते हैं, वहां पर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग तो आपने सुना होगा ना, वह भी फेमस है वहां का। तो मधुबनी जिला में ही एक जगह पड़ता है झंझारपुर, ठीक है। तो झंझारपुर में ही स्वर्णिम मिथिला समिट 2024 का आयोजन किया गया। आप जानते हैं कि वहां पर हाल ही में एक चीज बनाया गया है और वो काफी फेमस हो रहा है। बिहार के जो लोग होंगे, वहां मिथिला के जो लोग होंगे, वह इस बात से परिचित होंगे। मिथिला हाट का निर्माण वहां पर किया गया झंझारपुर में। तो इन सब चीजों को लेकर के मिथिला हाट परिसर जो है काफी फेमस हुआ है, वहीं पर किया गया था। इस समिट में आप देखेंगे तो तकरीबन आपको 3 दर्जन से अधिक उद्योगपति के अलावा यहाँ पर कई सारे जो मिथिला के ब्यूरोक्रेट्स रहे हैं, एक्स आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स रहे हैं, वो सब वहां पर शामिल हुए थे। यहाँ पर इस समिट का उद्देश्य क्या रखा गया, सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए जानना यह है। देखिए, जो पूरा मिथिला वाला क्षेत्र पड़ता है बिहार का, उत्तरी बिहार का हिस्सा कहेंगे मिथिलांचल, वहां पर औद्योगिक विकास करना जरूरी है, क्योंकि वह एरिया जो है, जो लोग उस तरह से होंगे, जैसे कि दरभंगा से, मधुबनी से, समस्तीपुर से, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया से होंगे, किशनगंज, कटिहार या सीतामढ़ी, शिवहर से होंगे, आप वहां पर देखते हो क्या होंगे कि बाढ़ की समस्या लगातार बनी रहती है, इसलिए उस क्षेत्र से पलायन भी होता है। इन सब चीजों को रोकने के लिए, इसका समुचित विकास करने के लिए समिट बुलाया गया था, ताकि उस क्षेत्र का औद्योगिक विकास हो सके, रोजगार सृजन हो सके, बुनियादी ढांचा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो पाएगा तो रोजगार नहीं लग पाएगा। लॉजिस्टिक सुविधा की फिर यहाँ पर बात की गई है, हस्तशिल्प का कैसे विकास हो सके, पर्यटन कैसे बढ़ सकेगा, क्योंकि मिथिला वाला जो क्षेत्र पड़ जाता है वहां पर धार्मिक पर्यटन की काफी संभावना है, इसलिए इस उद्देश्य से भी वहां पर किया गया है कामकाज, ताकि धार्मिक जगहों का प्रचार प्रसार हो सके। हस्तकरघा को लेकर के काम किया गया है, उद्योग की सुविधा कैसे कैसे बढ़ाई जाएगी। आजकल जो है एक नया चीज जो आप देखते होंगे, स्टार्टअप का माहौल पूरे देश भर में है, तो बिहार में और खास करके मिथिला क्षेत्र में किस तरह से स्टार्टअप की व्यवस्था किया जाए, चिकित्सा सुविधा कैसे किया जाए। दरभंगा के जो लोग होंगे वहां जानते होंगे कि डीएमसीएच है, अब वहां पर एम्स भी दिया गया है। इन सब वजहों से देखेंगे दरभंगा पहले से भी मेडिकल हब रहा है, तो और मधुबनी का करीबी है, कमिश्नरी दरभंगा ही है, तो यहाँ पर चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था होगा। कॉलेज स्कूल को लेकर के जो संस्कृति है, मिथिला को वैसे भी समृद्ध संस्कृति का जगह बताते हैं, विरासत जो है उस विरासत को कैसे संभाल के रखा जाए, इन सब चीजों से यह उद्देश्य से यह काम किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि टॉपिक में कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो किस डिस्ट्रिक्ट से हुआ? मधुबनी, और मधुबनी में कहां से, ध्यान रखना है, झंझारपुर को लेकर के हमने बात किया। चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 मनाया गया था, इसकी थीम क्या रखी गई थी? मैं बार बार कहते रहता हूं कि कोई भी दिवस वगैरह मनाया जाए, वर्ष हो, उसकी थीम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि थीम से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और बीपीएससी में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न आपको थीम पर नजर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको ध्यान में रखना है। देखिए, यहां पर विकल्प पे हम चलेंगे, उससे पहले चीजें समझ लेते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो है 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या है, यह समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। देखिए, समाज और स्वास्थ्य क्षेत्र में
नर्स जो है उनका बेहद योगदान रहा है। उनके योगदान को याद करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको थैंक्स कहने के लिए और फिर नर्सिंग का जो प्रोफेशन है उसका कैसे बढ़ावा किया जाए, उसके लिए जागरूकता कैसे फैलाया जाए, सम्मान देने के लिए इसका उद्देश्य रखा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2024 की थीम को लेकर के बात करेंगे तो इसका थीम था हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति। ये एग्जैक्ट जो है आप लाइन याद रखिएगा क्योंकि यहां ये पूरी तरह से आ सकता है। और देखिए बीपीएससी है तो बीपीएससी में होता क्या है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य दे देगा, यहां कुछ और लाइन दे देगा। तो अगर आप मान लीजिए इतना याद करके गए, ये ध्यान नहीं रहा तो गड़बड़ हो सकता है। तो जब भी कोई भी किसी भी टॉपिक का थीम तैयार रखें ना, ध्यान रखें तो पूरा एक एक वर्ड ध्यान में रखना है, क्योंकि राज्य स्तरीय आयोग में वर्ड के साथ भी छेड़खानी किया जाता है और गलती हो सकता है, आपसे गलती कराया जाता है। तो थीम क्या है, हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, ये थीम रहा है। देखिए वर्ष 1974 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस द्वारा इसे मनाए जाने की घोषणा की गई। 1974 में इसकी शुरुआत हुआ था, घोषणा की गई थी। उसके बाद 12 मई को इस दिन को चुना गया था। लेकिन प्रश्न यह भी है कि 12 मई ही क्यों? देखिए चूंकि नर्सिंग व्यवस्था जो है, यह सुविधा जो है, यह प्रोफेशन जो है, इसके जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, इनका जन्म वर्ष 20 में 12 मई को ही हुआ था। तो इनको भी सम्मान देने के लिए, चूंकि नर्सिंग व्यवस्था के जन्मदाता रहे और नर्सों को सम्मान देने के लिए एक ही दिन 12 मई चुन लिया गया था। आपको कौन सा एक नाम और याद रखना है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, चूंकि यह भी प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखेंगे। अब हमसे पूछा गया था कि भाई यहां पर आपको पूरी तरह से थीम बताना है। देखिए यहां पर देखिए, हमारी नर्सें हमारा गौरव, इतना भी पूछा गया। संभव है बहुत सारे लोग इसी पर चले जाएंगे, लेकिन मैंने पहले भी कहा एक एक चीज पता होना चाहिए। हमारी नर्सें हमारा भविष्य, देखभाल की आर्थिक शक्ति, तो हमने देखा, इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी इसका सही जवाब हो गया। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। चलिए अब तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है, इसको विस्तार से समझिए। हाल ही में चर्चा में रहा कामी रीटा शेरपा। क्या है कामी रीटा शेरपा? ये शब्द चर्चा में रहा है, यहां से प्रश्न बन सकता है। ये कौन है, इसके विषय में हम जरा समझते हैं। यहां पूछा गया है कि ये कौन है, क्या संस्था है, क्या विचार है, कोई व्यक्ति का नाम है, इसको देख लीजिए। देखिए नेपाली पर्वतारोही हैं और गाइड कामी रीटा शेरपा ने 29वीं बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली है। यह अपने आप में बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। ठीक है, और ये जो है पर्वतारोही भी रहे हैं और गाइड भी रहे हैं, यानी कि दूसरे जो लोग आते हैं एवरेस्ट चढ़ने के लिए उसको गाइड भी करते हैं। इनका नाम है कामी रीटा शेरपा। तो ये ध्यान में रखना है, काफी चर्चित नाम है ये। ठीक है, जो लोग माउंटेन विषय में पढ़ते हैं या ट्रैकिंग वगैरह करते हैं वो इनके नाम को बड़े सम्मान से लिया करते हैं। तो कामी रीटा माउंट एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ने वाले व्यक्ति अभी तक रहे हैं। इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये शब्द भी आपको ध्यान में रखना है कि इन्हें एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर जवाब देखिए क्या था, आर्थिक मंच नहीं, युद्धाभ्यास नहीं, भारत अमेरिका समिट नहीं, ये क्या है, एक पर्वतारोही हैं और ये इनका नाम है। चलिए अब यहां पर चौथे टॉपिक पर हम सीधे आते हैं। हाल ही में इदा शीशा नोंगरांग को किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया है? मैं अगर कहूं कि 100 में से 90% चांस है कि इस टॉपिक को पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो गलत नहीं होगा, किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। क्यों? ध्यान दीजिए, मैं लगातार कहता हूं पहली, ये जो पहली फर्स्ट टाइम कोई चीज होता है पीसीएस में नजर वहां रहता है। दूसरी बात, यहां महिला देख लीजिए, तो महिला एक तो डीजीपी के पोस्ट तक पहुंचना अपने आप में किसी भी आईपीएस ऑफिसर के लिए बड़ी बात है, और उसमें भी महिला तो पहली बार हुआ है, इसीलिए यह जो है काफी चर्चा में रहेगा, आपको ध्यान में रखना चाहिए। देखिए मई 2024 की यह घटना है। इदा शीशा नोंगरांग को मेघालय की पहली महिला पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी नियुक्त किया गया। तो कहां पर, एक तो हो गया मेघालय को लेकर के बात किया गया है, मई 2024 भी ध्यान रखना है। कंचन चौधरी भट्टाचार्य भारत की पहली महिला डीजीपी थी, ये नाम आपको ध्यान में रखना है अलग से। ठीक है, इन्हें वर्ष 2004 में उत्तराखंड की डीजीपी नियुक्त
किया गया था। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए डीजीपी की बात करेंगे ना, तो डीजीपी भारत के राज्य में या फिर भारत में आप जानते हैं राज्य के अलावा यूटी भी होता है, केंद्र शासित प्रदेश। तो या तो स्टेट को लेकर के बात करेंगे या यूटी में लेकर के बात करेंगे। जो पुलिस सेवा होता है, पुलिस अधिकारी होते हैं, उनमें सबसे बड़ा ये पद होता है, सर्वोच्च रैंक आप इसे कह सकते हैं। यानी कि पूरे राज्य की जो पुलिस व्यवस्था है वो डीजीपी के कंट्रोल में ही होता है। ठीक है, तो इसलिए भी इसको आपको ध्यान में पूरी तरह से चीजें रखना है। तो कहां था ये? मेघालय यहां पर चर्चा में लाया गया। तो चौथे प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? मेघालय। ठीक है, अब हम पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की लगभग 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम परिवर्तन करने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, 70,000 सरकारी स्कूल के नाम को बदलने की घोषणा एक राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। तो देखते हैं कि क्या है। देखिए असम, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, यह टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है। क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं पीवाईक्यू, देखिएगा तो पीवाईक्यू में आपको दिखेगा क्या, बीपीएससी में जो 150 प्रश्न आते हैं तो 10 से 15 प्रश्न इसी तरह के रहेंगे। थोड़ी बहुत समझ आप रखेंगे, अखबार पर नजर रखेंगे, सरकार का कुछ बड़ा डिसीजन है उस पर नजर रखेंगे, तो 10 से 15 प्रश्नों को सही से आप समाधान कर ले जाएंगे। ये किस राज्य के द्वारा हुआ है? तो जिस राज्य का हम पढ़ रहे हैं, बीपीएससी को लेकर के आप आगे बढ़ रहे हैं, तो यह बिहार राज्य के द्वारा ही किया गया है। बिहार राज्य के द्वारा शिक्षा विभाग ने यह काम किया है कि 70,000 सरकारी स्कूलों के नाम बदलने की घोषणा किया गया है। क्यों किया गया है, यह प्रश्न है। तो बिहार सरकार का यह कहना है कि भाई हम चाह रहे हैं कि राज्य और देश के जो महापुरुष हो सकते हैं उनके नाम पर सरकारी स्कूलों का नामांकन कर दिया जाए। ये वजह इनका बताया गया है। देखिए दूसरी बात आप देखेंगे, बिहार में एक व्यवहारिक समस्या आ रहा है। व्यवहारिक समस्या क्या आ रहा है कि जो सरकारी स्कूल के नाम हो रहे हैं वह नाम बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है, यानी कि नाम जो है उसमें 7-7, 8-8 वर्ड शामिल हो रहा है। तो इस वजह से भी समस्या हो रहा है। इससे होता क्या है कि अभी जो शिक्षा को डिजिटलीकरण करने की बात की गई है, पोर्टल तैयार किए गए हैं, उसमें नाम लिखना है, इस सब में परेशानी आ रहा है। तो ई शिक्षा कोष को लेकर के बात किया गया है। इसके अलावा यू डाइट पोर्टल, ये बात जो किया गया, इसमें स्कूलों के नाम दर्ज करने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है शिक्षा विभाग को। तो यह भी एक इसका उद्देश्य रखा गया है। जवाब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा पांचवें प्रश्न का। चलिए अब छठे प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं छठा प्रश्न क्या कहता है। हाल ही में किस राज्य में मंदिरों में ओलियंडर, ध्यान देना है, ओलियंडर फूलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? ओलियंडर फूल जो है एक तरह से कह सकते हैं प्रसाद के रूप में दिया जाता रहा है और प्रसाद के रूप में इसको ग्रहण किया जा रहा है। लेकिन किसी जगह भी मैं बताऊंगा, चलिए बता ही देता हूं, यहां है भी। तो केरल सरकार द्वारा जो है नियंत्रित 2 मंदिर जो हैं, उस मंदिर के जो बोर्ड होते हैं जो देखभाल करने का काम करते हैं, वह ओलियंडर फूलों के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। देखिए ओलियंडर फूल के विषय में भी थोड़ा सा समझिए, क्योंकि इसका जो साइंटिफिक नाम है आपने पढ़ा होगा बायो पढ़ते हुए, वह नेरियम ओलियंडर है। तो यह ध्यान में रखना है, चूंकि यहां से प्रश्न बन सकता है। अन्य नाम क्या है? केरल में अराली एवं कनविराम भी इसे कहा जाता है। हुआ क्या था घटना, क्योंकि प्रसाद के रूप में इस फूल को दिया जाता है, 2 बच्चियों ने प्रसाद ग्रहण किया इस फूल को और वह बेहोश हो गई। आपने पिछले दिनों इस घटना को सुना होगा, अगर आप अखबार पर नजर डालते हैं। यह बहुत बड़ा इशू हो गया था। उसके बाद सरकार को यह फैसला लेना पड़ा, मंदिर बोर्ड से बात किया गया, मंदिर बोर्ड ने फिर यह फैसला लिया। तो कहां पर? केरल राज्य के द्वारा। मामला समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहां किया गया था? है ना, इंडिया स्किल्स 2024 को लेकर के आपसे यहां पर पूछा गया है 7वें प्रश्न में। अब देखिए यहां पर विकल्प दिया गया है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा हम समझेंगे। देखिए कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने के लिए तैयार की गई देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता ये है। ठीक है, इसका आयोजन 15 मई 2024 को नई दिल्ली में किया गया और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया था? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहां पर जवाब इसका क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि हमसे लोकेशन पूछा गया था। लोकेशन क्या है? नई दिल्ली। चलिए अब 8वें प्रश्न पर चला जाए। 8वें टॉपिक के साथ यहां पर क्या कहा जा रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर
विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। 4 विकल्प आपको दिया गया है। 4 विकल्प में से देखिए कि क्या इसके विषय में सबसे पहले चीजें हैं। देखिए, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का जो आयोजन हुआ था, आप जानते हैं कि यह 13 से 15 मई तक नीदरलैंड के रॉटरडैम में हुआ था, है ना। काफी चर्चा में रहा था। इस पर द हिंदू वगैरह में काफी आर्टिकल वगैरह भी आए थे, क्योंकि जहां पर भी एनवायरनमेंट को लेकर के इशूज है, वहां पर बहुत सारी चीजों को लेकर के आजकल वैज्ञानिकों का, पूरे विश्व के लीडर का ध्यान रहता है। इसलिए ऐसे टॉपिक से प्रश्न बनने की संभावना अधिक रहता है। अब इसका जो आयोजन हुआ था वह नीदरलैंड सरकार के द्वारा किया गया था, लेकिन ध्यान एक बात और देना है कि नीदरलैंड सरकार के अलावा इसमें एक और संस्था भी रहा, जिसका नाम है सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, सस्टेनेबल एनर्जी काउंसिल और नीदरलैंड गवर्नमेंट दोनों के द्वारा हुआ था। अब यह समझ लीजिए कि यह विश्व का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन कार्यक्रम है, और इसीलिए मैं कह रहा हूं इस टॉपिक की महत्व जो है वह बढ़ गया है। इसका उद्देश्य क्या है, यह जो आयोजन हुआ इसका उद्देश्य क्या रखा गया है, तो विश्व भर में हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और हरित हाइड्रोजन आधारित जो फ्यूल हो सकता है उसके यूज को बढ़ावा देना, है ना, ताकि आजकल जो क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, उससे बचा जा सके। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो इसका जवाब क्या था, रॉटरडैम नीदरलैंड। ठीक है, तो इस प्रश्न का जवाब डी हो गया 8वें का। चलिए 9वें टॉपिक पर चलते हैं, और 9वें टॉपिक क्या है, हाल ही में चर्चा में रहे पी श्याम निखिल किस खेल से संबंधित हैं। देखिए, स्पोर्ट्स को लेकर के बीपीएससी हमेशा से इमोशनल रही है संस्था। स्पोर्ट्स से हमेशा ही आपको प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और अब तो पिछले 1-2 बार देखेंगे, लास्ट 1-2 ईयर का यूपीएससी का प्रश्न पत्र प्रीलिम्स का, उसमें भी स्पोर्ट्स से प्रश्न आए हैं। यानी कि फिर से आयोग के द्वारा, विभिन्न आयोग के द्वारा देखा गया स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बनने लगे हैं, है ना, ताकि आयोग भी, सरकार भी चाह रही है कि युवाओं का ध्यान खेल कूद की तरफ जाए। अभी पेरिस ओलंपिक 2024 कितना चर्चा में रहा, तो इसीलिए इस तरह के टॉपिक अब आने लगे हैं, तो ध्यान रखिएगा। मई 2024 में तमिलनाडु के हैं ये पी श्याम निखिल, भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो यह इंपॉर्टेंट अब हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर मानदंड जो होता है वह हासिल कर लिया। और आप जानते हैं विश्वनाथ आनंद का नाम आपने सुना। विश्वनाथ आनंद जो है भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। उसके बाद अगर आप देखेंगे भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम भी देख लीजिए, तो वह कोनेरू हम्पी भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर थी। ठीक है, तो यहां जो हमारा जवाब होगा वह किस खेल से संबंधित है, शतरंज को लेकर के। और ग्रैंड मास्टर जो शब्द है, इस शब्द का भी ध्यान रखिएगा, संभव है ये शब्द आपसे पूछ ले कि यह शब्द किस खेल से संबंधित होता है, तो वह शतरंज से होता है, यह ध्यान रखना है। चलिए आज के जो हम है 10वें टॉपिक पर आ गए हैं, और 10वां टॉपिक आज का हमारा आखिरी टॉपिक भी होने वाला है। हाल ही में एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी हैं। कौन, यहां पर दिया गया है। सबसे पहले हम चीजों को समझते हैं। यह घटना भी मई 2024 का रहा। यदि आप स्पोर्ट्स पर ध्यान रखते होंगे तो आपने सुना होगा कि सृष्टि खंडागले जो कि एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी ये बन गई हैं। तो इस नाम को ध्यान रखिएगा, सृष्टि खंडागले। ठीक है, क्योंकि ये जो है अभी बहुत चर्चा में रही है। इन्होंने 6ठी एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में महिला व्यक्तिगत आयु समूह वर्ग में क्या जीता है, कौन सा पदक, रजत पदक जीता है। तो पदक भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यह ध्यान रखना है कि इसका आयोजन कहां हुआ था। ये जो एशियाई ट्रम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप था, इसका आयोजन कहां था, तो ये हांगकांग में हुआ था। अब हांगकांग के साथ कई बार विकल्प में संभव है राज्य स्तरीय आयोग में चीन भी साथ में दे दे, तो घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए विकल्प में हांगकांग नहीं है, चीन देता है, तो आप चीन पे टिक लगा दीजिएगा। ठीक है, और अगर हांगकांग देता है, बाकी और कुछ विकल्प रहता है, तो हांगकांग के साथ जाना है, और हांगकांग और चीन दोनों साथ रहना है, तब भी इसी के विकल्प के साथ जाना है, क्योंकि ऐसे करके प्रश्न यहां से बन सकता है। ठीक है, इसमें अगर देखेंगे तो 12 एशियाई देशों के 120 से अधिक एथलीट ने भाग लिया था। तो यह हो गया आपका, यहां पर हम जब आएंगे तो नाम क्या हो गया, सृष्टि खंडागले। ठीक है, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसका। अब
10 टॉपिक हमने कर लिया है, आज का 10 प्रश्न भी हमने देख लिया। अब हम आपको जो एक प्रश्न अंत में देके जाया करते हैं, आज उस पर बात करते हैं। आज का प्रश्न क्या है? गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था? देखिए, गौतम बुद्ध जो हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में ही हुआ था, और किस नदी के किनारे हुआ था यह आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर दिया हुआ है गंगा, सोन, कोसी और निरंजना। तो 4 विकल्प में कोई एक विकल्प ही सही होगा। जो भी विकल्प आपको सही लगता है उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। फिर से बता दूं, ये पूरा जो पीडीएफ है आपको संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। लिंक को जैसे ही आप चटकाएंगे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाएंगे। ज्वाइन का ऑप्शन नीचे दिखेगा, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से ये सारे जो लेक्चर हैं सभी के पीडीएफ आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाएगा। अभी तक यदि आपने संस्कृति पीसीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक जो है ज्ञान पहुंच सके। अपना बेहद ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।